वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोधशिला के अपने इस पटल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है और आज हम लोग समीक्षा अधिकारी के सिलेबस का आखिरी सोपान, जिसे वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि के नाम से हम लोग जानते हैं, आज हम लोग उसको प्रारंभ करने चल रहे हैं। आज का जो विषय होगा वो हम लोगों का विषय है वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि। हालांकि दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है मेरे बच्चों। वर्तनी शुद्धि में स्पेलिंग देखा जाएगा और वाक्य शुद्धि में कई चीजें आती हैं। वाक्य शुद्धि में अगर आप देखेंगे तो इसमें पद है प्लस पद बंध है, कारक है यानी कारक प्रयोग है। ये गलत है कि सही है ये देखना पड़ेगा। इसके बाद लिंग है, वचन है प्लस पुरुष है, लिंग वचन पुरुष। इसके बाद इसमें आप आएंगे तो पदबंध है, पदबंधों का सही उपयोग है या नहीं है। फिर इसमें आप आएंगे तो देखेंगे औचित्य, फिर इसमें द्वितीय दोष, द्वितीय दोष इस पर हम विचार करेंगे। तदुपरांत वाक्यांग का क्या पोजीशन है, वाक्यांग अपने क्रमबद्धता में है नहीं है या आगे पीछे है। विशेषण प्रयोग, विशेषण प्रयोग यानी जो विशेषण लग रहे हैं वो विशेषण अपने सही जगह हैं या नहीं हैं। ठीक है, किसी भी विशेष का विशेषण वाक्य की व्यवस्था में आगे लगना चाहिए कि पीछे लगना चाहिए, यानी वो विशेष विशेषण के रूप में होना चाहिए या विधेय विशेषण के रूप में होना चाहिए। उसमें भी जो दोष आते हैं हम लोगों को उस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसके बाद ये अभी मैं वाक्य की बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद जो आएगा जैसे क्रियापद बंध है, कर्ता पद बंध है, या कर्म पद बंध है। इन पर हमको विचार करना पड़ेगा कि ये अपने जगह दुरुस्त हैं या वाक्य में आगे पीछे इधर उधर की स्थिति बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो विषय देख रहे हैं ये वाक्य की शुद्धि में देखे जाते हैं। पद और पदबंध, कारक उनका सही प्रयोग, लिंग वचन और पुरुष। ठीक है, तो लिंग वचन पुरुष कारक वो हो गए। फिर पदबंध की स्थिति आएगी यहाँ कि पदबंध का हम विस्तार कहाँ कर रहे हैं, किस पदबंध का किस स्थिति से बढ़ेगा तो उसमें कौन सा कारक लगेगा, कि कारक सहित होगा कि कारक रहित होगा, दोनों की स्थिति देखते हुए फिर औचित्य पर आएंगे मेरे बच्चों। औचित्य का तात्पर्य ये होता है, अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर दूं ताकि आपको इसकी जानकारी तो हो कि है क्या। तो जैसे मान लो औचित्य दोष पर आया, औचित्य की स्थिति क्या हो गई कि कोई शब्द किसी वाक्य के संदर्भ में रिजिट हो जाता है, पेटेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। और अगर उस शब्द को, उस पेटेंट शब्द को हटाकर उसी शब्द के समान अर्थ का कोई पार्यायिक शब्द लगा देते हैं तो उस शब्द का जो रूढ़ार्थ है, रूढ़ अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वाक्य भी दोषपूर्ण होने लगता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कहूं कि
आज भारतीय महिलाएं पुरुष वर्ग से कदम पुरुष वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र उत्थान में सहयोग दे रही हैं। तो अब यहां पर कदम से कदम को हम हटा दें, पैर से पैर लगाएं, टांग से टांग भिड़ाएं, गोड़ से गोड़ लगाएं, ये सब उसके पर्यायी अर्थ हैं। लेकिन क्या होगा, उसका जो रूढ़ार्थ है वो बदल जाएगा और वह अपनी मर्यादा से नीचे गिर जाएगा तथा वाक्य से एक हास्य पैदा हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो अपने वाक्य के संदर्भों में कहीं न कहीं फिक्स हो गए हैं, उनको डिस्टर्ब कर देने से भी औचित्य दोष आ जाता है। औचित्य दोष उसमें भी आ जाता है कि किसी शब्द का जो संदर्भ है वो अगर बिगड़ता हुआ नजर आ गया। जैसे मान लो मैं बोलूं कि भाई कल हमारे यहां किराए पर रहने वाली सौभाग्यवती कन्या की कल शादी है। अब देखिए यहां औचित्य दोष है। भाई सौभाग्यवती कन्या की कल शादी है तो बिना शादी के सौभाग्यवती हुई कहां? अगर मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं तो अनौचित्य होगा, इसका औचित्य बिगड़ जाएगा। या मैं बोलूं कि दो भाइयों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो युद्ध तो दो देशों के बीच होता है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, तकरार है, लड़ाई है, मारपीट है, आदि आदि। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो औचित्य दोष में आते हैं। और चूंकि हम लोग अपने सामान्य भाषा में औचित्यों का ध्यान नहीं देते, परिणाम ये हो जाता है कि वाक्य जब हमारे सामने आता है और वो वाक्य हमारे सामान्य व्यवहारिक भाषा में संचरित है तो उसकी कमियां हम नहीं पकड़ पाते और हम सही आंसर नहीं दे पाते। तो ऐसी चीजें औचित्य दोष में आएंगी। द्वित्व दोष भी आता है, इसे भी हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि द्वित्व दोष क्या है। तो जब एक ही अर्थ के दो विशेषण किसी विशेष पर लागू हो गए, लगा दिए गए, जिसका समानार्थ हो, विशेषण दो हैं लेकिन दोनों का समानार्थ एक ही है, ऐसे विशेषण जब विशेष के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर भी द्वित्व दोष की कमी प्रकट हो जाती है। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, खूब धड़ल्ले से बोलते हैं कि भाई सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ है, नदी के दोनों किनारे हरियाली है, मीरा के दोनों कानों में बाली है, राम के दोनों हाथों में लड्डू है। बहुत बार बोले हैं। ये हमारे सामान्य भाषा में एक व्यवहारिक रूप में संचरित होता रहता है। तो ऐसे अगर वाक्य हमारे वाक्य इसमें आ रहे हैं शोधन में, वाक्य शोधन में, तो हमें गौर करने की आवश्यकता होगी मेरे बच्चों कि हमारे वाक्य में द्वित्व दोष न आने पाए। अब यहां द्वित्व दोष क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। इसको वचन दोष भी कह सकते हैं, अद्वित्व दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों कानों, दोनों किनारों, दोनों हाथों, हर जगह देखिए कि बहुवचन का द्वि प्रयोग हो रहा है, जबकि बहुवचन का एक ही प्रयोग होना चाहिए। अगर दोनों लगा रहे हैं तो किनारों मत लगाइए, किनारे लगाइए। और अगर किनारों लगा रहे हो तो दोनों मत लगाइए। यानी नदी के दोनों किनारे हरियाली है, या नदी के दोनों किनारे हरियाली है, या नदी के किनारों पर हरियाली है। किनारे कर रहे हो तब दोनों लगाओ, और किनारों कर रहे हो तो दोनों को हटा दो। इसी तरह से हाथ कर रहे हो तो दोनों लगा लो, हाथों कर रहे हो तो दोनों को हटा दो। ठीक है ना। तो एक ही विशेष पर एक ही अर्थ के दो विशेषणों का प्रयोग द्वित्व दोष के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, भाई मैं अपने समय का
अधिकांश भाग सोने में बिता देता हूं। अभिषेक ध्यान देना वाक्य पर कि मैं अपने समय का अधिकांश भाग सोने में बिता देता हूं। ठीक। हमारा पहला प्रश्न है कि जितने आपको दोष दिखाए जा रहे हैं इसमें से यह वाक्य किस दोष के अंतर्गत आएगा और इसमें दोष क्या है? द्वितीय दोष में आएगा। और दोष क्या है बेटा? सर भाग भी प्रयोग हुआ, अधिकांश का मतलब एक भाग होता है छोटा। यस राइट। यानी अंश और भाग दोनों समानार्थी हैं, एक अर्थी है ना, दोनों एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं दोनों। अंश माने भी भाग होता है, भाग हम लगा भी रहे हैं। तो अब हम इस वाक्य को अगर शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? हम अपने समय का अधिकांश, मैं अपने समय का अधिकांश सोने में बिता देता हूं, या मैं अपने समय का अधिक भाग सोने में बिता देता हूं। अधिकांश भाग अगर दोनों हमने जोड़ दिया तो ये द्वितीय दोष के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे ही वाक्यांग है मेरे बच्चों, वाक्यांग दोष आता है क्योंकि हिंदी का वाक्य का गठन कैसे होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तो पक्का है, पहले कर्ता होगा और अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्म होगा, यानी क्रिया और कर्ता के बीच में कर्म आएगा सकर्मक है तो। और अगर क्रिया अकर्मक है तो कर्ता आएगा, उसके बाद जस्ट क्रिया आ जाएगी। अब सवाल आता है कि तीनों के अपने पदबंध है, पद विस्तार है। तो ध्यान देना है कि कर्ता का पद विस्तार कर्ता से पहले जुड़ेगा, कर्म का पद विस्तार कर्म से पहले जुड़ेगा, क्रिया का पद विस्तार क्रिया से पहले जुड़ेगा। यदि वाक्य में कोई ऐसा पद है, कर्ता का पद है जो कर्ता के बाद आ रहा हो, या क्रिया का पद हो क्रिया के बाद आया हो, या कर्म का पद हो कर्म के बाद आया हो, तो वह वाक्य हमेशा दोषपूर्ण होगा। ऐसा जब हम एक एक बिंदु पर हम एक लेक्चर देंगे मेरे बच्चों। आज हम केवल आपके सामने खाका रख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन गौर करोगे तो वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पूरा का पूरा संपूर्ण व्याकरण है, बल्कि व्याकरण से भी हट करके भी कुछ और विशेष है। इतना डीप में आप जाएंगे तब तो आपका वाक्य अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा, भाषाई दोषों से मुक्त होगा, व्याकरणिक कमियों से रहित होगा। तो अब आगे चलते मेरे बच्चों, विशेषण प्रयोग। इस पर हमने आपको विशेषण का क्लास पढ़ाते समय बताया भी हूं, इसलिए इस पर हम समय न लगाएं, क्योंकि आपको दिया हूं कि विशेषण के प्रयोग कहाँ है। जैसे हिमालय एक उच्चतम पर्वत है, ये चर्चा हुआ था। हिमालय एक उच्चतम पर्वत है, वाक्य गलत है या सही है? गलत है। गलत है। हिमालय विंध्य से उच्च है, गलत है। ये भी गलत है। हिमालय सभी पर्वतों में उच्चतर है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? सभी में है तो सब उच्चतम अवस्था चाहिए, क्योंकि विशेषण की अपनी अवस्थाएं होती हैं और वे अवस्थाओं के अपने शर्त हैं, अपनी विधियां हैं, अपने नियम हैं। अगर विशेषण की अवस्था अपने नियम से हटके प्रयोग की गई है तो वाक्य क्या होगा? अशुद्ध होगा। हम विशेषण के चैप्टर पढ़ाते समय इस पर आप लोगों को क्लियर किया हूं, विशेषण में वर्तनी, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर आता है क्रियापदबंध। अब सवाल आता है, जब क्रियापदबंध आता है और रीतवाचक या रंजक क्रियाएं आती हैं तो हम कैसे डिफरेंस करें कि यार ये क्रियापदबंध की स्थिति बनाएगा कि रंजक क्रिया की स्थिति बनाएगा? क्योंकि जो क्रियार्थक शब्द आते हैं प्रत्ययों से बने हुए, यानी क्रिया के विविध रूपों का जो संचरण होता है, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोला तात्कालिक क्रिया, तो तात्कालिक क्रिया क्या होगी? ते ही, उसका प्रसर्ग क्या होगा? ते ही, आते ही, जाते ही, खाते ही, पीते ही, कहते ही, सुनते ही, ये तात्कालिक क्रिया है। और अगर मैंने बोला कि निरंतरता बोधक क्रिया का अगर प्रयोग है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? निरंतरता बोधक। ते ते
वो याद करो। जाते आते आते, जाते जाते, खाते खाते, पीते पीते, कहते कहते, हाँ। इसका प्रयोग आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हम क्रिया पूर्वकालिक लगा रहे हैं या क्रिया का पूर्वकालिक रूप हमको प्रकट करना है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? कर प्रत्यय लगेगा। खाकर, आकर, जाकर, खाकर, पीकर। तो अब यहां पर देखिए, ये जो कर हम प्रत्यय लगा रहे हो अलग लगता है, क्रिया के साथ नहीं जुड़ता। याद रखना इस बात को। क्रिया की शिरोरेखा अलग होती है, कर की शिरोरेखा अलग होती है। अब यहां पर इस दिमाग में क्या कराएगा कि यार क्रिया का विस्तार है, क्रिया का पदबंध है, क्रिया का विशेषण है, या क्रिया का प्रत्यय है? ये क्या है? क्रिया का प्रत्यय, कर प्रत्यय। ठीक है। अब जबकि हमें क्या जानकारी है कि कोई भी पद विस्तार अपने विशेष से पहले लगेगा। तो इस तरह की चीजों का भी हमें ध्यान होना चाहिए। मान लो विवस्था बोधक क्रिया हुई, तो विवस्था बोधक क्रिया का क्या प्रत्यय है? व्यवस्था पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा, कहना पड़ा, सुनना पड़ा, खाना पड़ा, लेना पड़ा, देना पड़ा। आज्ञा बोधक क्रिया अगर आ गई तो दो, जाने दो, आने दो, खाने दो, छोड़ दो, ये आ गया। निवेदनात्मक क्रिया आ गई तो आइए, न, चलिए ना, खाइए ना, छोड़िए ना, जाइए ना। तो अब ये सब स्थिति जब बनेगी तो हमको क्रिया के पदबंध के साथ क्रिया की पूरी व्यवस्था पर अगर हम गौर करेंगे, तभी हम वाक्य को सही एग्जैक्ट रूप से पकड़ पाएंगे कि हमारे वाक्य में जो क्रिया का दोष है या नहीं। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसी तरह से कर्ता पद है और कर्म पद है। जैसे कर्ता हमने बोला कि मजदूर छत से गिरा। क्या बोला मैंने? मजदूर छत से गिरा। मजदूर छत से गिरा। अब अगर हम उसका विस्तार कर रहे हैं तो गरीब मजदूर, तो मजदूर, छत और गिरना, हाँ। तीनों चीज आपको मिल गया। तो मजदूर कहां से गिरा? छत से। छत से गिरा। कौन गिरा? मजदूर गिरा। मजदूर के साथ क्या हुआ? गिर गया। एक सामान्य सी बात। अब अगर हम इसी में बोले कि पड़ोस में रहने वाला मजदूर 5वीं मंजिल के छत से सड़सड़ाते हुए गिरा, तो विस्तार हुए। जी। मजदूर का विस्तार क्या हो गया? पड़ोस में रहने वाला। तो ध्यान से देखेंगे तो मजदूर से पहले जुड़ेगा। ये पड़ोस में रहने वाला। और अगर इसको कहीं मजदूर के बाद आपने जोड़ दिया तो वाक्य में वाक्य दोष आ जाएगा। ठीक। 5वीं मंजिल से, 5वीं मंजिल के छत से, अगर इस पद विस्तार को हम मंजिल के बाद लगा रहे हैं तो हर हाल में यह वाक्य भी अपने जगह अशुद्ध की स्थिति बनाएगा। क्रिया का विस्तार क्या हुआ? भड़भड़ाते हुए या सड़सड़ाते हुए या खड़खड़ाते हुए, जो भी गिरने का आप शब्द वहां पर प्रयोग कर सके। तो ये जो है आप देखेंगे गौर से तो क्रिया का विशेषण बन रहा है ना? तो अब अगर ये भी अपने क्रिया से पहले लग गया तो सही है, क्रिया के बाद लग गया तो गलत। गिरा सड़सड़ाते हुए, दोष आ जाएगा। दोष आ जाएगा वो। तो इस तरह से मेरे बच्चों कर्म का पद, कर्ता का पद, क्रिया का पद, इन्हें हमें देखना पड़ेगा। तदुपरांत इसमें एक बहुत ही विशेष चीज आता है जिस पर हम लोग कभी गौर भी नहीं करते, और वह विशेष चीज क्या है? वाच्य। इसमें बहुत सारे दोष डाल करके हमसे सवाल पूछ दिया जाता है। चूंकि मेरे बच्चों आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो, आरओ का सारा दारो मदार पत्राचार पर निर्भर है। इसीलिए आरओ में हिंदी का सिलेबस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा आरओ में हिंदी का विस्तार है। कारण कि आपका बिगिनिंग टू एंड, सर्विस के शुरुआत से लेकर सर्विस के अंत तक पत्राचार से आपका पिंड छूटने वाला नहीं है मेरे बच्चों। सारे करेस्पॉन्डेंस
मंत्रालय के या विभाग के आपके ही थ्रू संचरित होंगे। अतः आपकी भाषा में एक प्रांजलता, आपकी भाषा में एक शुद्धता, आपकी भाषा में एक परमार्जिता होनी चाहिए। और तभी होगा जब इन चीजों पर हम गौर करते हुए चलेंगे कि मेरे भाई क्या त्रुटिपूर्ण है और क्या त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक बच्चों, अब आते हैं वर्तनी की स्थिति। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखना कि जब वर्तनी में हम आते हैं तो वर्तनी में आप देखोगे, वर्तनी में सबसे पहले क्या आएगा? स्वर, व्यंजन। इस पर हम लोग गौर नहीं करते, धड़धड़ा के बोलते जाते हैं और बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे हमको बोलना है तरणी, अब बोल गए तरणी, तो तरणी माने करण, सूर्य बनेगा। तरणी माने नाव बनेगा। बोलना है हमको महिषी, अब बोलना है महिषी, तो महिष माने भैंस और महिषी माने विदुषी नारी। अगर हम इन त्रुटियों पर गौर नहीं करेंगे तो कभी भी हम वाक्य शोधन नहीं कर पाएंगे। तो वर्तनी के भूमिका में अभी आपके सामने स्वर आएगा, फिर क्या आएगा? व्यंजन आएगा। इनका दोष अपने जगह होता है। व्यंजन भी हम लोग चबा जाते हैं। जैसे हमको क्या बोलना है? भाई आप 5-6 लोग यहां से जाइए, या आप बाजार जा रहे हैं तो 5-6 लोग ही जाइए, या हमारे यहां 5-6 मित्र आए हैं। पर हम बोलते क्या हैं? भाई हमारे यहां 5-6 लोग आए हैं। 5-6 नहीं बोले, 5-6 बीच में खा गए। तो ऐसे बहुत से है। हमको बोलना आप अपना मुंह देखिए, मुंह। हम मुंह नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अरे चल अपना मुंह देखो, मुंह। हाँ, खा गए। तो इस तरह की जो बोलियों का प्रभाव हमारी भाषा पर है, भाई हमारे सबसे नजदीक कौन है? बोली है। अब बोली स्वतंत्र होती है, व्याकरण रहित है, जैसे मर्जी वैसे हम उसका उपयोग कर लें। तो ये हमारे आदत में आई, जो भाषा के दृष्टि से दोषपूर्ण है। हम एक तो वो करते रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो एक ही अपभ्रंश से तो बनी नहीं है, 5-5 अपभ्रंशों से बनी है। तो जो विविध अपभ्रंशों में शब्दावली का या रचना का या व्यवहार का दोष है, वो भी हमारी भाषा पर प्रभावी होता है। हमें उससे भी बचना होगा। तो तमाम ऐसे, जैसे आप यहां बोलते हैं वाइस चांसलर, कहीं बोला जाएगा वाइस चांसलर। आप यहां बहन बोलते हैं, कहीं बहन बोला जाएगा। ठीक, आप यहां क्या बोलते हैं उसको, रण बोलेंगे तो कहीं वो रण बोला जाएगा। आप षटकोण बोलोगे तो कहीं खटकोण बोला जाएगा। कोई सड़ानन बोलता है तो कोई खड़ानन बोलता है ना? कोई यजमान बोलता है, कोई जजमान बोलता है, कोई यज्ञ बोलता है, कोई यज्ञ बोलता है, यज्ञ और यज्ञ। तो ये विविध बोलियों का जो इफेक्ट है, जिससे हमारी भाषा प्रभावित हो जाती है। जब हम एक प्रांजल, विशुद्ध, परमार्जित भाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ हुआ 100% व्याकरण सम्मत हो, तभी तो भैया प्रांजल है, विशुद्ध है, परिमार्जित है, संस्कारित है। और अगर बोली प्रभाव उसमें है तो उसकी शुद्धता कहीं न कहीं बाधित होगी। अतः इस नाते विशेष करके हमको स्वर व्यंजन, और जब हम स्वर और व्यंजन को मिला देते हैं तो वर्ण दोष पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वर्णों से क्या बना है? शब्द। वर्णों से क्या बना? शब्द। तो और जब वर्ण से हम शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? शब्द बनाते हैं। तो याद रखना, वर्ण से शब्द बनाते समय हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? संधि, समास, समास दोष,
उपसर्ग, प्रत्यय, ये चार तो हमको हर हाल में देखना पड़ेगा भैया, क्योंकि वर्णों के सहयोग से ही हम शब्द का निर्माण करते हैं। और उसमें अगर संधि का सही मेल नहीं है, समास के पदों का सही योग नहीं है, उपसर्ग और प्रत्ययों का सही वर्ण परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगा? त्रुटि आएंगी। हमारे शब्दों में त्रुटियां आएंगी, वाक्य में नहीं। वाक्य की त्रुटि तो एक अलग फंडा है। अभी इसमें चार और भी हैं, अब यहाँ जगह नहीं है, चूंकि समय भी बीतता जा रहा है। यहाँ एक औचित्य हम आपके सामने दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे बच्चों कि वर्तनी शुद्धि में अगर आएंगे तो वर्तनी शुद्धि में हमें हर हाल में इनको देखना पड़ेगा, स्वर को, व्यंजन को, फिर वर्ण को। इसके बाद वर्ण से शब्द बनाने की जो विधा, 5 विधाएं होती हैं, वर्ण से शब्द बनाने की 5 विधाएं होती हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और अव्यय। ठीक है ना? तो इनको देखना, चूंकि यहां अव्यय को इसलिए नहीं रखा कि अव्यय अपने आप में एक पूर्ण शब्द होता है। अव्यय अपने आप में एक पूर्ण शब्द होता है। शब्द निर्माण की विधा में अव्यय का भी योगदान होता है। अव्यय भी उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। तो मेरे बच्चों, इनको आपको वर्तनी शुद्धि में तथा वाक्य शुद्धि में इन श्रीमान जी लोगों को देखना पड़ेगा। अब हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम 2-2, 4-4 पॉइंट्स को लेते हुए आप लोगों के सामने 3 या 4 वीडियोज में वर्तनी शुद्धि प्रस्तुत करें। तदुपरांत उनका अभ्यास का जो होगा, किस किस में कौन कौन सी त्रुटियां आ रही हैं, ये सारी त्रुटियां जब आपके दिमाग में रहेंगी तो वाक्य में कौन सी त्रुटि है ये हम बताते भी चलेंगे कि भाई इस वाक्य में ये त्रुटि है। क्योंकि अगर आपको ये चीज रहेगा, 2-4 बार 5 बार हम लोग अभ्यास कर लेंगे तो मेरे बच्चे बड़े आराम के साथ हम अपनी परीक्षा में अपने वाक्य को दुरुस्त कर सकते हैं, या अच्छे से परीक्षण करके हम जान सकते हैं कि इसमें दोष है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ परीक्षाओं में दोष का नाम भी पूछ देता है। ये आपके सामने जो पूरा पंचांग मैं तैयार कर रहा हूं, इस पंचांग तैयार करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी विद्वत्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं मेरे बच्चों, ये कभी भी याद कभी मत सोचना। यहां पर इसको प्रस्तुत करने का मात्र मतलब यह है कि अगर परीक्षा में कहीं आपको वाक्य दे करके वाक्य में दोष कौन सा है ये प्रश्न आया, तब भी आप न अटके। ये दोषों का नाम आपको याद रहेगा। जब अब आप अभ्यास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, आप उसका नाम भी दे सकें। ठीक मेरे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। ओके।